अपने कस्बे को महानगर से जोड़ती कच्ची पक्की सड़क पर लगभग 6 घंटे हिचकोली खाती बस की यात्रा के बाद कविता पहली बार मुंबई स्थित अपने कॉलेज आई थी। बस से उतरते ही उसे पूरी धरती डोलती सी महसूस हुई। वो जल्दी अपने हॉस्टल के रूम के बाथरूम में पहुंची और उल्टी करने लगी। जाहिर है उसे चक्कर आ रहे थे। देखते ही देखते उसे कपड़े और पूरा बाथरूम गंदा हो गया। उसकी रूममेट भी नाक बंद कर मुंह बिचकाती हुई मासी को भेजने का कहकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद लटक मटक सी एक गोरी चिट्टी स्त्री रूम में आई। क्या हुआ बेबी जी? मुझे बताया इस रूम में किसी की तबीयत खराब है। हाँ, मेरी रूममेट किसी कांताबाई को बुलाने गई है, वो भी आती ही होगी। मईच कांताबाई है। कहते हुए उसने अपना दुपट्टा लपेट कर उसका सिरा अपनी कमर में खोंस लिया। अगर उसने स्वयं अपना परिचय न दिया होता तो कविता को तो यही लगता कि वो हॉस्टल की वार्डन है। कांताबाई ने कैंटीन से लाकर उसे नींबू पानी पिलाया और बाथरूम की साफ सफाई में जुट गई। कुछ देर बाद वो मुस्कुराहट के साथ जाने लगी। कविता ने उसे 100 रुपये देने चाहे तो उसने लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद वो हर 2-3 दिन में कविता से टकरा ही जाती। कभी हॉस्टल में किसी रूम या बाथरूमों की सफाई करते हुए, कभी कैंटीन में समोसा या ब्रेड पकौड़ा खाते हुए। शायद वो उड़ीसा से थी और मुंबई में रहकर उड़िया मिश्रित मराठी बोलने लगी थी। उसी कॉलेज में कई दंत कथाएं प्रचलित थी। मसलन वो बच्चलन है, अपने बच्चे और पति को छोड़ दूसरे मर्द के साथ रहती है। कभी कभी वो कविता से 1000-2000 रुपये भी मांगने आ जाती और पगार मिल जाने पर लौटा देती। उसके सीनियर्स को इस बात का पता चलने पर उन्होंने उसको टोका भी। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, वो तो नया मुर्गा फंसाने की ताक में ही रहती है। देखा नहीं हर समय कैसी बंठन कर घूमती है, पर पता नहीं क्यों कविता उसे ना नहीं कह पाती थी। फिर पिछले साल रातों रात कॉलेज बंद करने की नौबत आ गई। इसके बाद के 2 सेमेस्टर ऑनलाइन ही निकल गए। जब हालात सामान्य होने लगे, कॉलेज खुलने का मेल आया, तब तक तो कविता बहुत कुछ या कहें सब कुछ खो चुकी थी। पिता का साया तो पहले से ही सिर पर नहीं था। कोरोना में माँ भी उसका साथ छोड़कर चली गई। सारी जमा पूंजी माँ के इलाज में खर्च हो गई। अब तो उसके पास कॉलेज और हॉस्टल का खर्चा उठाने के भी पैसे नहीं थे। मेडिकल की पढ़ाई महंगी थी और प्रैक्टिकल के लिए हॉस्टल में रहना भी आवश्यक था। उसने मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही अधूरी छोड़ आर्ट्स लेने की सोची, जिससे वो घर रहकर भी पढ़ाई कर सकती थी। कविता को लग रहा था कि वो एक बियाबान अंधेरे जंगल में अकेली फंस गई है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इन्हीं दुविधाओं में घिरी ठिठुरती शाम में वो कॉलेज के बाहर बस स्टैंड पर बैठी बस का इंतजार कर रही थी। रहकर उसकी माँ का मुस्कुराता चेहरा उसकी स्मृतियों में सजीव हो जाता। तभी उसकी बेंच के पास किसी के पैरों की आहट ने उसकी विचार श्रृंखला को विराम दिया। सिर उठाकर देखा तो कांता मासी थी। उनके गाल और भी भरे हुए और गुलाबी हो गए थे, आंखें छोटी हो गई थीं। बेबी जी कैसा है? बहुत कमजोर लग रहा है। मैंने आपको कल भी देखा था, आप सर लोग के साथ व्यस्त था, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। उन्होंने कविता के सिर पर स्नेह में हाथ फेरते हुए कहा। कविता निरुत्तर थी। सोच रही थी कि मासी उसकी परेशानी क्या समझ पाएगी, पर जब उसकी नज़रें मासी की तीर सी नज़रों का सामना नहीं कर पाईं तो उसने नज़रें झुका ली और आंसू की मोटी सी बूंद उसकी गोद में गिर गई। अपनी मासी को नहीं बताएगी, मैं आपकी माँ जैसा है। पूरे कॉलेज के लड़की लोग मुझे कांताबाई या छम्मक छल्लो कहकर मेरा मजाक बनाता है। एक आप ही तो था जो मुझे इतना स्नेह और प्यार दिया था। कविता ने रोते रोते सारी बातें कांताबाई को बता दी। मैं उस वक्त समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। जब आपको सर के कमरे से निकलते देखा था, आप कितना उदास था। शायद अपनी नई बेटी के दस्तावेज इस साल भगवान ने मुझे इतना बरकत दिया। जब पूरी दुनिया का नौकरी छूट गया था तब मेरा काम और पगार दोगुना हो गया था। सब औरतों लोग अपने वतन लौट गया था, मैं किधर को जाता। प्रिंसिपल सर ने मुझे अपने घर काम के लिए रख लिया। मेरे मर्द का भी नौकरी छूट गया और वो मेरे पास लौट आया। मैंने उसे भी कॉलेज के बगीचे काम संभाल
का काम दिला दिया। पर कॉलेज की लड़कियां तो तुम्हारे बारे में, हाँ बेबी जी मुझे पता है, यहाँ सब लोग मेरे बारे में कहते हैं कि मैं लफड़ेबाज है। कविता की बात पूरी होने से पहले कांता मासी ने कहा, पर क्या बताऊँ बेबी जी, मेरा मर्द दूसरी औरत के साथ रहने लगा था। उसे सबक सिखाने के लिए मैं दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चे का जिम्मेदारी भी उस पर डाल अकेला यहाँ आ गया। मैं आपसे पैसे लेता था, उससे मेरे बच्चे के लिए कपड़े, मिठाई और किताबें खरीद कर भेजता था। बचपन में ही माँ गुजर गया। सौतेली माँ ने कभी कुछ अच्छा पहनने सजने को नहीं दिया। अब हाथ में 2 पैसा आया तो अपना मन की इच्छा को पूरा करने लगा। आप ही बताइए बेबी जी, मैं गलत है क्या? कविता ने अपना सरनामे हिला दिया। पर आप चिंता मत करो, आपका फीस मैं भरेगी, मेरी जिम्मेदारी। मैं प्रिंसिपल के सर की वाइफ से भी थोड़ा मदद मांगेगा। वो मुझे बहुत मानता है, वो मुझे मना नहीं करेगा। कांता मासी ने उसे आश्वासन दिया। शाम ढल चुकी थी। अंधेरे को पाटने के लिए पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी में नहाने लगा था। कविता के भीतर भी रोशनी की एक किरण चमकने लगी। कांता मासी की बातों ने उसे निराशा से बाहर निकलने में मदद कर दी थी। उसे विद्यार्थियों को मिलने वाले ऋण का विचार भी सूझ चुका था। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक पगडंडी, एक पतला रास्ता तो मिल ही गया था, जिसके सहारे सफ़र की शुरुआत करते हुए वो उस बियाबान जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी खोज ही लेगी, यकीन हो चुका था। साथियों, थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आपका सादा धन्यवाद। चैनल पर नए हों तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत चाहिएगा, विनती है आपसे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।